हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड टॉपिक, दैट इज डिमांड कर्व के बारे में। बेसिकली डिमांड कर्व एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम क्वांटिटी और प्राइस को प्रेजेंट करते हैं। जो डिमांड शेड्यूल हमें डाटा प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द प्राइस एंड क्वांटिटी, उसको हम जब डायग्राम फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। यहां पर हमें कह रहे हैं डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल showing the relation between quantities demanded by a consumer under different market prices. डिमांड कर्व जो होती है वो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम क्वांटिटी और प्राइस को प्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है? डिमांड स्केड्यूल। इट मींस डिमांड स्केड्यूल जो हमें टेबल प्रोवाइड करता है उसकी हेल्प से हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं, यानी डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं। जैसे डिमांड शेड्यूल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ऐसे ही डिमांड कर्व को भी हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और सेकंड हमारे पास आता है मार्केट डिमांड कर्व। ये हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब हम किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं इन रिलेशन टू देयर प्राइसेस तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यहां पर हमें कह रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को, इंडिविजुअल डिमांड टेबल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये एक ऐसा टेबल होता है जिसमें एक सिंगल पर्सन की प्रेफरेंस को प्रेजेंट किया जाता है कि एक सिंगल पर्सन कौन से प्राइस पे कितनी क्वांटिटी प्रेफर कर रहा है और परचेज कर रहा है। सिंगल बायर की डिमांड को जब हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, showing the relation between quantities demanded by इंडिविजुअल कंज्यूमर अंडर डिफरेंट मार्केट प्राइसेस। इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक ऐसी कर्व होती है, एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम सिंगल इंडिविजुअल की प्रेफरेंस को प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को प्रेजेंट किया जाता है। ये हमें डिस्क्राइब करती है रिलेशन बिटवीन दी क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि एक सिंगल कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी प्रेफर करता है एक पर्टिकुलर प्राइस में। ये हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये हमारे पास है इंडिविजुअल डिमांड कर्व विच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, यानी जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही एक कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड को डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व एक ऐसी कर्व होती है, एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें मार्केट डिमांड शेड्यूल को प्रेजेंट किया जाता है, यानी मार्केट में जितने भी बायर्स हैं जब उन सभी की डिमांड को एक ग्राफ में हम प्रेजेंट कर देते हैं इन रिलेशन टू द प्राइसेस तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड कर्व। यहां पर हमें कह रहे हैं मार्केट डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल showing the relation between quantities demanded by all the buyers under different market prices। मार्केट डिमांड कर्व एक ऐसा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम मार्केट डिमांड के टेबल को प्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। इसमें क्या होता है? जितने भी बायर्स हैं उन सब की डिमांड को हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं विद रिलेशन टू द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट।
सो इट मीन्स जो मार्केट डिमांड कर्व होती है वो भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम मार्केट डिमांड स्केड्यूल को यानी मार्केट डिमांड टेबल को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, और ये हमें रिलेशन शो करती है बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी एक पर्टिकुलर प्राइस में मार्केट में जितने भी बायर्स हैं वो कितनी क्वांटिटी प्रेफर करते हैं, डिमांड करते हैं और परचेज करते हैं। सो ये हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व, जिसमें हमने अपने मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट किए। इस साइड हमारे पास आएगा प्राइस और एक्स एक्सिस पे हमारे पास आएगा क्वांटिटी। जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है। सो ये हमें शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। इट मींस जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और कंज्यूमर्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी की डिमांड जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। सो डिमांड फंक्शन मीन्स हाउ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट गेट्स अफेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट फैक्टर्स कॉल्ड एज डिटरमिनेंट्स। सो डिमांड फंक्शन मीन्स कि हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो किन फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकती है, और जो फैक्टर्स हमारी डिमांड को, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स। सो डिटरमिनेंट्स आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सो डिटरमिनेंट्स कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे थिंग्स होती हैं जिनके चेंज होने से शायद हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, और सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। सो ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक सिंगल बायर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उसकी डिमांड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक सिंगल बायर की डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं, या तो उसकी डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि हमारा जो प्राइस होता है, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, वो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है। अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर डिमांड करना कम कर देंगे, और अगर दूसरी तरफ हमारे प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो चुका है। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट। जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है और उसकी जो डिमांड है उसके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, यानी अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट देयर विल बी डिक्रीज ऑन द डिमांड। इट मीन्स अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाता है, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कंज्यूमर्स ज़्यादा प्रोडक्ट डिमांड नहीं करेंगे। और अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, यानी एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट देन देयर विल बी इंक्रीज इन द डिमांड। अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अदर थिंग्स रिमेन सेम, कांस्टेंट एंड इक्वल। सो ये आपको एज्यूम करना है कि अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तब ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अगर अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो हो सकता है प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए मार्केट में। सो अदर फैक्टर्स हमें कांस्टेंट मानते हुए इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करना है। सो ऐसे नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स।
सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे की प्लेस पर यूज की जा सकती हैं। इट मीन्स अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। सो वो प्रोडक्ट जो एक दूसरे के बदले में एक्सचेंज करके यूज किए जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबल और which can be considered as a substitute as an alternative for each other। वो सारे प्रोडक्ट्स जो इंटरचेंजेबल हम यूज कर सकते हैं, एक के प्लेस पे दूसरा यूज किया जा सकता है अगर फर्स्ट वाला मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो इट मीन्स हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव गुड्स की, जैसे बॉल पेन एंड जेल पेन। दोनों का वर्क सेम है। अगर बॉल पेन नहीं अवेलेबल तो आप जेल पेन यूज कर सकते हो। पेप्सी एंड कोला दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर पेप्सी मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप कोला यूज कर सकते हो। सो अब हमें यह डिस्कस करना है कि प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स से हमारे क्वांटिटी के ऊपर क्या डिमांड, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल इसकी एग्जांपल हमारे पास है पेप्सी एंड कोला। कंसीडर कर लेते हैं किसी एक प्रोडक्ट को हमारा अपना ब्रांड। सो कोला जो है वो हमारा ब्रांड है और पेप्सी जो है वो सब्स्टिट्यूट है यानी ऑल्टरनेटिव। सो हम बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी पेप्सी का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो सभी कंज्यूमर्स जो पहले पेप्सी को कंज्यूम करते थे, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे और डिमांड हमारे प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स अगर पेप्सी का ऑल्टरनेटिव गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड हमारे प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, पेप्सी का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया, तो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर्स जो पहले हमारे ब्रांड को प्रेफर करते थे वो अब पेप्सी को प्रेफर करेंगे ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। सो इट मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी में रिलेशन क्या है? पॉजिटिव। अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा और अगर एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच में? हमारे प्रोडक्ट के डिमांड की और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस की। इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कोला, पेप्सी विल बी प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर। अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है या फिर सिंपल कह लीजिए कोला का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। हैंस विद द राइज इन द प्राइस ऑफ वन देयर विल बी इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर। एक के प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड दूसरे की बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक साथ यूज की जाती हैं, एक दूसरे के बिना वो अधूरी हैं। जैसे इंक एंड पेन, दोनों को साथ में यूज किया जाएगा तभी बेनिफिट मिलेगा। कार एंड पेट्रोल, दोनों को साथ में यूज करेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बिना पेट्रोल के कार नहीं यूज की जा सकती, या फिर डीजल। सो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम एक साथ यूज करते हैं। दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर एंड बोथ आर डिमांडेड टुगेदर, ये वो गुड्स होती हैं जो एक साथ यूज करते हैं और उनकी डिमांड भी इकट्ठे ही होती है। सेपरेट सेपरेट उनकी डिमांड बहुत कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड कार। अगर मार्केट में पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर कार को परचेज करना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है बिना पेट्रोल के कार नहीं चल पाएगी और अगर हम कार परचेज करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे पेट्रोल को परचेज करने के लिए। सो इसलिए एट दैट टाइम वो डिमांड नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए। सो इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो रिलेशन है क्वांटिटी के साथ वो नेगेटिव होता है। देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है और दूसरे प्रोडक्ट की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की
जो प्राइस है उनके बीच में रिलेशन क्या है, नेगेटिव। एक अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है, और अगर पहले वाला डिक्रीज होता है तो दूसरे वाला इंक्रीज हो जाता है। इफ देयर इज राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, देयर विल बी डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ कार। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो ऐसे ही नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट फैक्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपेयर होगी उसको भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें इंडियन इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक, उसका नोटिस आपको मिल जाए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हमें डिस्कस करना है कि कंज्यूमर की इनकम कैसे प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करती है। सो बेसिकली कंज्यूमर की इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो डिमांड ज़्यादा करता है, क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज हो चुकी है और वो कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। दूसरी तरफ अगर उसकी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी इनकम कम हो चुकी है। अब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स डिक्रीज कर देगा और प्रोडक्ट्स को परचेज करना कम कर देगा। सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ आर प्रोडक्ट। सो कंज्यूमर की जो इनकम है और हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है, इनके बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। एक अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाता है। इफ देयर इज डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन देयर इज ऑल्सो अ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ आर प्रोडक्ट। और दूसरी तरफ अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो एजम्पशन है, ये जो रिलेशन है, वो सिर्फ नॉर्मल गुड्स के लिए ही प्रेफर किया गया। इंफीरियर गुड्स के केस में ये ऑपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करती हैं। अगर एक कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो चुकी है, अब वो हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करता, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस सेम है, वो हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। सो द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स में चेंजेस। जो कंज्यूमर का टेस्ट है, जो प्रेफरेंस है, वो उसकी चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे मार्केट में अपडेशन आती रहेगी, फ्लेवर्स चेंज होते रहेंगे, टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहेंगी, वैसे ही एक कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स और सेटिस्फेक्शन भी चेंज होती रहेगी। हैंस टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सो इसीलिए जो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, वो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट कर सकता है। इफ द टेस्ट, preference and flavor of the consumer changes, it will negatively affect the demand of the product. अगर कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस और फ्लेवर चेंज हो चुका है तो उससे हमारी डिमांड जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट होगी, यानी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो ऐसे फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का यहां पर मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ आवर प्रोडक्ट, यानी कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है हमारे प्रोडक्ट के प्राइजेस के बारे में, कि फ्यूचर में हमारा प्राइस क्या होने वाला है। अगर एक कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में हमारे प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो प्रेजेंटली इंक्रीज हो जाएगी। सभी कंज्यूमर्स अभी से उसको परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो सकता है। दूसरी तरफ अगर कंज्यूमर्स को ये लगता है, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में हमारा प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, तो वो अभी के लिए अपनी कंजम्पशन कम कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा, तब हम उसको परचेज कर लेंगे। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट। सो जो हमारे प्रेजेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसके बीच में और जो हमारे प्राइस की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है उसके बीच रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि एक के बढ़ने पर दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है और एक के डिक्रीज होने पर दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन
demand and future prices of our product. If consumer expects the future price will decrease, then they will decrease their purchases presently. अगर एक कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो सकता है, तो उनकी कंजम्पशन प्रेजेंट अभी की वैल्यू में डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो फ्यूचर में परचेज करना प्रेफर करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केट डिमांड फंक्शन, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट में हर एक कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करते हैं. सो ऑल द अबव एक्सप्लेन्ड फैक्टर्स विल ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द मार्केट डिमांड. जो अभी 5 फैक्टर्स हमने कंसीडर किए वो मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमारे पास हैं जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट डिमांड को ही इफेक्ट करते हैं, यानी ये वो पॉइंट्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट नहीं करते. फर्स्ट हमारे पास आता है पॉपुलेशन साइज. पॉपुलेशन साइज और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी तो प्रोडक्ट्स की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी. सो पॉपुलेशन और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ अ पॉपुलेशन एंड डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली हर एक पर्सन को अपने नीड सेटिस्फाई करने के लिए कंजम्पशन करनी होगी, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी. If there is an increase in the size of population, then there will be increase in the demand of our product. अगर पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होगी. सो ऐसे ही लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी में इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है, इक्वल या फिर अनइक्वल. अगर एक इकोनॉमी में इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल की जाएगी तो उस इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड किस प्रोडक्ट की होगी, लग्जरी गुड्स की. और दूसरी तरफ अगर एक इकोनॉमी में इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल की जाती है, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ इनकम दी जाती है, तो उस इकोनॉमी में जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी. सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं मार्केट डिमांड इज ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. एक इकोनॉमी में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इसका इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट्स की डिमांड के ऊपर. इफ देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देन देयर विल बी अ मोर डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स. अगर एक इकोनॉमी में इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल की जाती है, किसी को ज़्यादा मिल रही है किसी को कम मिल रही है, तो उस इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड कौन से प्रोडक्ट्स की होगी, लग्जरी गुड्स की. और दूसरी तरफ इफ देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देन द डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स विल बी हाई. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी इनकम की तो इस इकोनॉमी में नेसेसिटी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होने वाली. लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.